इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है? सीक्वेंस बन रहा है DBANC। वाइल सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे डैमेज के लिए, एक इजीली प्रिवेंटेबल डायमेंशन, एक ऐसी चीज जिसको हम रोक सकते थे, वो क्या थी? डिजास्टर को रोक सकते थे, वो क्या थी? कि जो बीमारियां, जो मौतें हुई किसकी वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अच्छा, रिव्यू कमेटी की तो कोई बात नहीं कर रहे, ए का कॉम्बिनेशन डी के साथ तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की कमी को ऑफिशियल्स रोक सकते थे, ऑक्सीजन की कमी को ऑफिशियल्स रोक सकते थे, वार्निंग दे सकते थे। चलो, लिंक लग रहा है। ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हॉस्पिटल, सुपरफ्लुअस नहीं लग रहा? सी में भी लिखा हुआ है ऑक्सीजन इन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, एफ में भी लिखा हुआ है ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हॉस्पिटल, एक ही चीज को बार बार लिख दिया। कहने से एफ के साथ नहीं हो सकता, इसका मतलब ए का जो सीक्वेंस है वो ई के साथ है। क्या ये बात समझ में आई कैसे किया? ए का जो कॉम्बिनेशन है वो ई के साथ है। क्या सभी को था कि डिजास्टर को रोक कैसे सकते थे? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसको ऑफिशियल्स रोक सकते थे पूरा जल्दी वार्निंग देके। ए का कॉम्बिनेशन ई के साथ है, ए का कॉम्बिनेशन डी के साथ तो नहीं हो सकता, कमिटीज की तो बात कहीं नहीं हो रही ए में। ए का कॉम्बिनेशन एफ के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट इसका सी है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हॉस्पिटल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एफ भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? ए एंड ई। कोई डाउट? चलो, अब बी वाले को पहले अरेंज करो। पहले मुझे बी वाले का सीक्वेंस बताओ, बी वाले का सीक्वेंस क्या होगा? पहले कुछ मत देखो, कॉलम वॉलम सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे सीक्वेंस बताओ, बी का सीक्वेंस क्या होगा? एज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के जैसे, किस चीज का ग्रुप? रिसर्चर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड कंसर्न सिटीजन्स, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरीके से हमने कोशिश की है, वी हैव अटेम्प्टेड टू, हमने किस चीज की कोशिश की है? कि हम डेथ्स काउंट कर पाए। वी हैव अटेम्प्टेड टू काउंट डेथ्स ड्यू टू, किसकी वजह से डेथ्स हुई है? बी के आगे क्या आएगा? किसकी वजह से डेथ्स हुई है? ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेजेस। क्या समझ में आ रहा है? बी और एफ बना। आपको पता भी नहीं चल रहा है, इस एक क्वेश्चन में आप लगभग 6 से 7 सवाल कर ले रहे हो। इसको बोलते हैं माइंड का और ज्यादा इंग्लिश को लेके कंफर्ट लेवल बढ़ाना। इस तरह के क्वेश्चन से ना हम ऑटोमेटिकली बहुत आगे बढ़ते हैं। चलो, बी का एफ होगा, इसका सीक्वेंस बताओ मुझे सी वाले का। हाँ, माइंड स्टॉर्मिंग राइट, ब्रेन स्टॉर्मिंग राइट। सी वाले का सीक्वेंस बताओ। क्या बनेगा? वी प्रिपेयर्ड अ डेटाबेस, हमने डेटाबेस बनाया। कैसे हमने डेटाबेस बनाया? हमने न्यूज रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया, डेथ्स की, ऑक्सीजन की कमी से, किस चीज में, कहाँ पे डेथ्स हुई? हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स में डेथ्स हुई। हमने क्रॉस वेरीफाई किया डिटेल्स को, और हमने फॉलो अप किया उन रिपोर्ट्स के साथ, विद रिपोर्ट्स ऑफ इंस्टेंसेस, उन रिपोर्ट्स के साथ जहां पे रिव्यू कमिटीज, वेयर रिव्यू कमिटीज इन हॉस्पिटल्स वर फॉर्म्ड। मतलब सी का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया? डी के साथ। फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया पूरा क्वेश्चन? मेथड समझ में आया? एवरीवन, चलो, अब अगला वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? अगले वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ मत बताना, सिर्फ सीक्वेंस बताना पहले।
ए वाले का सीक्वेंस बताना, बी वाले का सीक्वेंस बताना और सी वाले का सीक्वेंस बताना। पहले मुझे सीक्वेंस बताओ बस सबका। चलो पहले ए वाले का सीक्वेंस देखते हैं। कितने लोगों ने बना लिया ए वाले का सीक्वेंस? इंडिया के लिए रैपिडली बहुत तेजी से वैक्सीनेट करना, क्रिटिकल मास ऑफ पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करना अगले महीनों में क्या है, एक फॉर्मिडेबल, एक बहुत डरावना चैलेंज है। तब तक कंटेनमेंट मेजर्स, अच्छा इन मेजर्स का एग्जांपल कहाँ दिया हुआ है? वायरस के रोकने के तरीके किस में दिए हुए हैं? वायरस के रोकने के तरीके किस में दिए हुए हैं? कंटेनमेंट मेजर्स जैसे कि टेस्टिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जीनोम सर्विलेंस, इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? ए के आगे डी आएगा। एवरीवन, चलो इस वाले को करो, बी वाले को बताओ, इसका सीक्वेंस बताओ पहले। इट इज एज वी ग्रैपल विद द ऑनगोइंग वेव, जैसे हम लड़ रहे हैं ऑनगोइंग वेव के साथ और हम तैयार हो रहे हैं दूसरी के लिए, बहुत जरूरी है, इट इज इम्पेरेटिव टू चेक द स्प्रेड। किसके स्प्रेड को चेक करना जरूरी है? चेक द स्प्रेड, क्या आएगा बी के आगे? इट इज इम्पेरेटिव टू चेक द स्प्रेड, किस चीज के फैलने को चेक करना जरूरी है? इन्फेक्शन के। क्या समझ में आ रहा है? बी का सीक्वेंस ई के साथ है। चलो सी वाले को बताओ। अडॉप्टिंग अ कैफेटेरिया अप्रोच टू कोविड-19 टेस्टिंग, एक ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट करना जो कि सपोर्टेड है किससे? जो कि सपोर्टेड है डेटा कलेक्शन से। इससे हेल्प मिलेगी हमें कि हम एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। किस चीज का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे? स्प्रेड का। हम पोटेंशियल आउटब्रेक रीजंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को बढ़ा पाएंगे। किस चीज का पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस? पब्लिक प्लेसेस का। पब्लिक प्लेसेस पर नजर रख पाएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी का को बढ़ा पाएंगे, एनकरेज कर पाएंगे। आंसर क्या हो गया? ए, डी, बी, ई, सी एंड एफ। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ये वाला पैटर्न? एवरीवन, चलो अब अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, है ही नहीं अगला क्वेश्चन, कल करेंगे ये वाला पैटर्न फिर से। क्या आप इस तरह के पैटर्न को कैसे करना है? एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। आप लोग ऐसे क्यों कहते रहते हो मैम प्री लेवल करवा दो, प्री लेवल करवा दो? एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, अगर एक बात बताओ, चलो मैंने आपको प्री लेवल करवा दिया, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे, क्या होगा उससे? व्हाट विल हैपन?
क्या होगा उससे? मोटिवेट हो जाओगे? सीखना है हमें कि पेपर में कहीं से भी उठ के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा सही हो। लर्निंग पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। आपको पता है इस क्वेश्चन से आपके प्री में सिर्फ ये वाला अकेला ये वाला क्वेश्चन आएगा या मैथ्स वाला आएगा, आपको दोनों हो गए। तो प्री लेवल तो दो तीन तरह के हो ही गए, साथ के साथ एक मेंस लेवल भी होगा। जैसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना, मेरे लिए बड़ा आसान था, आधा घंटा में क्लास का निकाल देती, एक ये इनफैक्ट पौना घंटा निकल जाता, एक ये क्वेश्चन देती, एक ये क्वेश्चन देती, एक ये क्वेश्चन देती, तीन को अलग अलग देती, फिर मैच द कॉलम में अलग अलग देती, आराम से मेरा आधा पौना घंटा निकल जाता। मेरे लिए बड़ा आसान था। स्मार्ट वर्क क्या होता है? कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना। चलो नेक्स्ट, पैरा जंबल ऑन योर स्क्रीन। 3 मिनट का टाइम है आपके पास, 7 सेंटेंसेस हैं, कनेक्ट कीजिए। अच्छा मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बता दो। ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, अदर डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अब बाकी तीनों में मुझे कंफर्म करना है कौन सा स्टेटमेंट है जो इंट्रोड्यूसिंग लग रहा है, कौन सा है जो इंट्रोडक्शन दे रहा है। पूरे पैसेज में किस बारे में बात हो रही है? पानी की अवेलेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। चलो वेरी गुड। एफ जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। किसी को कोई डाउट इस चीज में? अब पेयर्स बनाओ, ट्राई टू फॉर्म पेयर्स नाउ। चलो क्या समझ में आ रहा है? दो ट्रेंड्स हैं, दो चीजें आई हैं। पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है। क्या सी और ए का सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि सी पहले आएगा ए बाद में आएगा? क्या सी और ए का सीक्वेंस समझ में आ रहा है? चलो, सी पहले आएगा ए बाद में आएगा, लेकिन सी और ए के बीच में एक सेंटेंस हो रहेगा। कोई बता सकता है कौन सा सेंटेंस आएगा? सी और ए के बीच में एक सेंटेंस और आएगा जिसने सी को ही एक्सप्लेन किया, सी का ही एग्जाम्पल दिया है, जिसने सी का ही एग्जाम्पल दिया, सी का ही रिजल्ट बताया है। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं मीनिंग समझाऊंगी बेटा, अभी मैं आपको पेयर्स बनाना सिखा रही हूँ। सी में बोला है दो चीजें हैं जिन्होंने ओवरवेल मतलब भर दिया है दूसरे डेवलपमेंट्स को। पहला, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है होते नहीं है। इसकी वजह से
बोरवेल्स के थ्रू बहुत ज्यादा इरिगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो बोरवेल्स का जो शेयर है वो 1% से 64% पहुंच चुका है। बोरवेल्स के थ्रू इरिगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो शेयर है वो 1% से 64% पहुंच चुका है। दूसरा बात क्या है, ये जो वाटर यूज का पैटर्न जो है, जो हम बोरवेल से पानी निकालते हैं, ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, ये अच्छा नहीं है, ये इनएफिशिएंट है। चलो अब बाकी सीक्वेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू फॉर्म अदर सीक्वेंसेस। वाटर अवेलेबिलिटी एक नेशनल चैलेंज है, एफ के बाद क्या आएगा? ये चैलेंज कैसे है हमारे लिए? एक चैलेंज कैसे है हमारी कंट्री के लिए? चैलेंज क्यों है? चैलेंज कैसे है? क्योंकि हमारे अंदर 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लेकिन पानी सिर्फ 4% है, इसीलिए ये चैलेंज है। ये चैलेंज है, ये चैलेंज कैसे है यहाँ दे रखा है, क्योंकि हमारे पास 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लेकिन पानी सिर्फ 4% है। चलो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसकी वजह से क्या होता है? ये जो चैलेंज है, इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है? ये जो चैलेंज है, इसकी वजह से क्या दिक्कत है? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? कि अब हमें जो पब्लिक पॉलिसी है उसका यूज इन एरिया, दिस मेक्स पब्लिक पॉलिसी ऑफ वाटर यूज इन एरिया ऑफ फार रीचिंग इम्पैक्ट, कि बहुत ज्यादा पब्लिक पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे पास एफ डी जी बना हुआ है, मेरे पास सी बी और ए बना हुआ है, बस मुझे ई को चेक करना है, ई कहाँ पर आएगा। जहां पर ई आएगा उसके बाद मेरा पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। ई में लिखा हुआ है इंडियन फार्मर्स 2 से 4 गुना ज्यादा पानी यूज करते हैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से, जिससे कि वो 1 यूनिट ऑफ फूड क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके। कहने से किसी से लिंक नहीं लग रहा, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन हो रहा है, किसी से लिंक नहीं लग रहा है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी से भी लिंक नहीं लगता, किसी का पेयर नहीं बनता उससे, तो उसको हम हमेशा लास्ट में लगाते हैं। वी ऑलवेज प्लेस इट एट द एंड। तो ई कहाँ आया? लास्ट में आया। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस इज एफ डी जी सी बी ई एंड। मैम एफ डी के बाद ई लगा दो। इंडियन फार्मर्स, यहाँ पे डी में बात कर रहे थे कि हमारे पास 18% पॉपुलेशन है, 4% पानी, यहाँ पे बोलोगे इंडियन चाइना से ज्यादा यूज करते हैं, लिंक ही नहीं है आपस में। यहाँ इंडिया की बात हो रही है, अब इंडिया और चाइना की बात हो रही है, डी का ई का लिंक ही नहीं है बेटा। मैम जी के बाद डी को लगा दो, दिस लिखा हुआ है, एडजेक्टिव से पहले उसकी बात आती है, ये दिस किसके लिए यूज हो रखा है? इस चीज के लिए यूज हो रखा है, तो डी के बाद आएगा जी। चलो एंटी पेनल्टी मेट और इंटरमीडिएट स्टेटमेंट क्या हो गए? एंटी पेनल्टी मेट का मतलब होता है थर्ड लास्ट, इंटरमीडिएट का मीनिंग होता है बीच वाला। तो थर्ड लास्ट स्टेटमेंट क्या है? बी, और बीच वाला क्या है? सी। तो आंसर क्या हो गया? बी एंड सी। बिगिनिंग कौन सा है? स्टार्टिंग का, शुरुआत का स्टेटमेंट कौन सा? स्टार्टिंग का शुरुआत का स्टेटमेंट है एफ। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से बने? एफ डी जी सी बी ए एन ई, एफ डी जी सी बी ए एन ई। सी समझ में आया? अब मैं इस पूरे पैराग्राफ का एक बार आपको मीनिंग बता देती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फाइनल पैराग्राफ? देखो पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख देती हूँ। एफ डी बी, क्या था? एफ डी बी, एफ डी जी सी बी ए ई, एफ डी जी सी बी ए एंड ई। सबसे पहले दिया हुआ था कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी कंट्री का चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर 18% पॉपुलेशन है, सिर्फ 4% पानी है। इसकी वजह से जो पब्लिक पॉलिसी ऑफ वाटर होती है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दो चीजें हैं जो सामने आई हैं। पहला कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर यूज बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से 1% से 64% हो चुका है बोरवेल्स का यूज। दूसरी चीज ये कि ये जो पैटर्न है ये बहुत ज्यादा ही गंदा है। इंडियन फार्मर्स 2 से 4 गुना ज्यादा पानी यूज करते हैं चाइनीज काउंटर पार्ट से एक क्रॉप को यूज करने के लिए। अच्छा, क्या ये भी कह सकते हैं ई, एक का एग्जाम्पल है ई,
ई जो एग्जाम्पल है ए का, ये इनएफिशिएंट क्यों है? ये जो वाटर यूज पैटर्न है ये इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि जहां चाइना वाले लोग एक एक्स यूज करते हैं, हम वहां पे 2x to 4x यूज करते हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये इनएफिशिएंट है। मैम ए के बाद जी, आप लोग ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इससे बड़ा दिक्कत हो जाती है। ए के बाद जी कैसे लगेगा? पब्लिक पॉलिसी खराब है, यहाँ फिर बताओगे ना पब्लिक पॉलिसी कैसे खराब है? पब्लिक पॉलिसी खराब है, पहले बोलोगे पब्लिक पॉलिसी खराब है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पॉलिसी का, फिर बताओगे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी के बाद आएगा सी और ए दोनों। चलो अगला पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न फॉर यू, ओवरवेल्म मींस हद से ज्यादा भर देना। अच्छा, क्वांट्स में आप लोग कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो और उसको यहाँ पे पैराजम्बल में लगा देते हो, है ना? देखते हैं, नो स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड फॉर, किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या आ सकता है, एक्सरसाइजिंग आ सकता है। एक्सरसाइजिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक तो एक्टिविटी होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बेंड अप, एक तो एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी को एक्सरसाइज बोलते हैं। दूसरा, तो फर्स्ट वाले में सिर्फ एक्सरसाइजिंग आ सकता है, दूसरे वाले में ए भी आ सकता है, एक्सरसाइजिंग भी आ सकता है, वर्किंग भी आ सकता है। क्यों नहीं? राइट को बेटा वर्क नहीं करते हैं ना, राइट को एक्सरसाइज करते हैं, राइट को यूज करते हैं, इसलिए भी नहीं। नेक्स्ट, अगर पैराजम्बल में बेटा सच में दिक्कत है आप लोगों को, तो मैंने 75 पैराजम्बल्स करवाए हुए हैं अनअकैडमी में। स्पेशल क्लासेस में मेरी स्क्रॉल करोगे 75 पैराजम्बल्स मिल जाएंगे, उन सभी को कर लो, पैराजम्बल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद पैराजम्बल में दिक्कत नहीं होगी। एक फाइनल सेमेस्टर एमए स्टूडेंट को फाइन किया गया 5,000 रुपए, क्योंकि उसने कमेंट किए थे सेरेमनी के दौरान, उसने रिमार्क्स मारे थे सेरेमनी के दौरान। वो कमेंट करता है कि वो पतली लग रही थी,
वो रिमार्क करता है कि वो पतली लग रही थी। दोनों सही है। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए। बोथ ए एंड बी। मैम रिमार्क्ड आएगा। आपको ऐसा मन क्यों करता है कि आप सिर्फ सेंटेंस पास्ट में ही बनाओ? क्या मैं इसको प्रेजेंट में नहीं कर सकती? वो कमेंट करता है, वो रिमार्क करता है। रिमार्क्ड कमेंटेड ही क्यों, पास्ट में क्यों बनाने का मन कर रहा है इसको? प्रेजेंट में क्या गलती है? रिमार्क और कमेंट दोनों को नाउन की तरह भी यूज करते हैं, दोनों को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। ये जो साइड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज का एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। रिमार्क पॉजिटिव वर्ड होता है, रिमार्क नेगेटिव वर्ड नहीं होता। किसने बोला? रिमार्क का मीनिंग कमेंट ही होता है। पॉजिटिव अच्छी बात बोल रहे हो तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, खराब बात बोल रहे हो तो नेगेटिव वर्ड हो गया। रिमार्क का मीनिंग क्या होता है? किसी के ऊपर कोई कमेंट पास करना, सेइंग समथिंग एज अ कमेंट। रिमार्क का मीनिंग ही ये होता है। मैम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्यों नहीं लगा यहाँ पे? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कब लगता है? ऐसे ना कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे गोल मोल लेते हो आप लोग। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कब लगता है? जब ये पास्ट में होता है तो ये भी पास्ट में होता है, ये कहता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस प्रेजेंट में होगा तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब नहीं होता। ये तो की तरह। और इन दोनों ही इस्तेमाल कर दी। ऑन राम, क्या यहाँ पे है किसके ऊपर कमेंट किया गया? जब यही नहीं लिखा हुआ किसके ऊपर कमेंट किया गया तो कमेंट के आगे ऑन क्यों लगाओगे? अगर आगरा लिखा हुआ ही नहीं होगा कि तो क्या गो के आगे टू लगाओगे? गो के आगे टू तब लगाओगे ना जब आगरा लिखा हुआ होगा। कमेंट के आगे ऑन तब लगाओगे ना जब जिसके ऊपर कमेंट करना है वो लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट, एक ना डिजिटल स्टिक होनी चाहिए थी। किसी ने पाप किया, मैंने बटन यहाँ से प्रेस किया, चलो नेक्स्ट। डाइवर्ज शब्द का मीनिंग होता है किसी को सामने लेके आना। किसी सीक्रेट को सबको बता देना उसको बोलते हैं डाइवर्ज। देखते हैं द क्रिमिनल्स, वो की कवर के अंदर, के अंदर से वो वार कर एक्सपोज हो जाएंगे। वो क्रिमिनल्स अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे, मतलब उनको अब कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, वो सबके सामने आ जाएंगे। डाइवर्स यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि डाइवर्स का मीनिंग होता है किसी सीक्रेट, टेल अ सीक्रेट टू समवन।
सबको आपने सीक्रेट बताया, तो एरियाज जो है एक्सपोज्ड है, मतलब जो जिसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर नहीं है, जो बिल्कुल बैरन है, तो उस कुछ एरियाज जो है एक्सपोज्ड कोस्ट लाइन के या अनप्रोटेक्टेड जो कोस्ट लाइन है, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हवा देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग है, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिनको इम्यूनिटी मिली होती है, मतलब उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्रिमिनल्स जो गलत काम करते हैं इम्यूनिटी के कवर के अंदर, उन सभी क्रिमिनल्स को एक्सपोज कर दिया जाएगा, उन सभी क्रिमिनल्स के ऊपर से जो इम्यूनिटी कवर है उसको हटा दिया जाएगा और लोगों के सामने उनको रख दिया जाएगा। डाइवर्ज वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को रिवील करना, किसी सीक्रेट को लोगों को बता देना, किसी सीक्रेट को लोगों के सामने लाके रख देना, किसी बात के ऊपर से पर्दा उठा देना, उसको बोलते हैं डाइवर्ज कर देना। अनप्रोटेक्टेड कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन जिसमें प्रोटेक्शन ना हो, मतलब जिसमें बैरियर्स और वो सारी चीजें ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अनप्रोटेक्टेड कोस्ट लाइन। नेक्स्ट, रेडी फॉर द क्लोज पैसेज नाउ, तैयार है क्लोज पैसेज के लिए। इम्यूनिटी वर्ड का मीनिंग होता है किसी को आपने एग्जेम्पशन दे दिया कि वो कुछ भी कर दे, वो जेल में नहीं जाएगा, उसको छूट दे दी, उसको प्रोटेक्शन दे दिया, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी दे देना। सबसे पहले इसको स्किम करो और मुझे बताओ किस बारे में बात हो रही है। होता क्या है, चाइना में लोग ना बहुत काम करते हैं, पूरे टाइम वो काम ही काम करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा वर्क कल्चर है, सारी इंडस्ट्रीज चाइना में है। अगर कोई इंसान काम नहीं करेगा 1 घंटे भी, इसका मतलब इतनी सारी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होगी, तो लोगों के ऊपर बहुत काम का प्रेशर है। तो लोगों को ना इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि सरकार ने बोल दिया कि आपको महीने में 2 छुट्टी देनी है, तो इन लोगों को बोला था कोई बात नहीं आप काम करो, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे अगर आप काम करोगे। तो इस वजह से वो छुट्टी लेते ही नहीं है और वो रोज 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 काम करते रहते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि आपको लीव लेना कंपलसरी है, आप लीव लोगे ही लोगे। चलो, फर्स्ट, रेक्यूपरेशन वर्ड का मीनिंग होता है रिकवर करना, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई आप उससे ठीक हो रहे हो, उसको बोलते हैं रेक्यूपरेशन। हाँ जी, और मैंडेटरी क्या मीनिंग होता है, कंपलसरी, कि वर्कर्स अपनी अर्नड लेंगे। वॉलंटरी मतलब होता है आपकी इच्छा है, एट योर ओन विल, आपको मन है लो, नहीं मन है मत लो। कहने से वॉलंटरी तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, वॉलंटरी तो बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। नेक्स्ट, वो सारे वर्ड्स बेटा एडजेक्टिव्स थे। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हाय तौबा, इतने सारे लोगों ने पाप कर दिया। मेंटल एंड फिजिकल वर्कलोड, जिनको बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, वो एक्सेसिव, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है। एग्जॉशन होना, बर्नआउट होना, फैटीग होना, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, मतलब हद से ज्यादा थक जाना। डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, हद से ज्यादा थक जाना। तो जो लोग बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल वर्कलोड होता है, वो हद से ज्यादा बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं। इस बात को मेक श्योर करिए कि वो अच्छा खासा रेस्ट कर ले और रिकवर हो जाए। रेक्यूपरेशन मीन्स रिकवर हो जाए। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी। अगला, चाइनीज में 72 से 80 घंटे एक हफ्ता हो, 7 डेज में इतना काम करना मतलब 10 आवर्स अ डे से ज्यादा 12 आवर्स, है ना? लगभग इतना काम करना इज द क्या स्टैंडर्ड है, नॉर्म है, मतलब बेसिक चीज है, सब लोग ऑलमोस्ट इतना करते ही करते हैं। ऑडिटी वर्ड का मीनिंग होता है, ये जो ऑडिटी वर्ड है, ये ऑड से बना है। ऑड क्या चीज होती है? हम एक क्वेश्चन करते हैं पैराजंबल में, ऑड वाला बताओ। ऑड वाला मतलब क्या होता है? जो अलग हो, स्ट्रेंज हो, वियर्ड हो, अजीब हो, पेक्यूलियर हो। तो ये चीज अलग नहीं, ये चीज नॉर्मल है। ये चीज कैसी है? स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, कि लोग इतना काम तो करते ही करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड सी। कहने से इंडिया में से ज्यादा करते हैं वो अलग बात है, इंडिया में नॉर्मली इससे ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट, इतने सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, इतने सारे टीचर्स होते हैं, इतने सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात काम करते हैं। आगे, और जो कल्चर जो है ओवरवर्क का, वो क्या हो गया है? ओवरवर्क का कल्चर मतलब इतना ज्यादा काम करने का कल्चर कैसा है? क्या हो गया ओवरवर्क का कल्चर? बस गया है लोगों के अंदर। क्या आंसर होगा? एबॉलिश का मीनिंग होता है किसी से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, एम्बेडेड और इंटीग्रेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बस जाना, बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो आंसर क्या हो गया? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, कंजेक्चर का मीनिंग होता है सरप्राइज
या फिर गैस? जो पॉलिसी बनाई है उन्होंने कि लोगों को पेड लीव लेनी पड़ेगी, ये जो पेनी पर ए एंड सी गैस थोड़ी ना किया है। कंपलसरी वाली चीज को गैस करोगे क्या? ये तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट। सकर वर्ड का मीनिंग होता है हेल्प करना, हेल्प या फिर एड या फिर असिस्टेंस गिवन टू समवन। किसी को जब हम कोई हेल्प करते हैं, कोई एड देते हैं, कोई असिस्टेंस देते हैं, उसको बोलते हैं सकर। और ये जो वर्ड होता है ना, ये नाउन होता है। हाँ जी। तो जो कंपलसरी पेड लीव का जो पॉलिसी है, ये क्या करेगी, एक एग्जाम्पल की तरह सर्व करेगी, एक फंक्शन की तरह ये सर्व करेगा बाकी कंट्री के लिए, ऐसे ऑफिशियल्स के हिसाब से। तो बोथ ए एंड सी, सर्व और फंक्शन दोनों किसकी तरह यूज होते हैं, वर्ब की तरह। फंक्शन नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। समथिंग विल फंक्शन लाइक दैट मीन्स वो उसके जैसे काम करेगी। अभी तक क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? व्हाट आर योर स्कोर्स एवरीवन? 6, 3, 2, 5, 9। चलो ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ। पढ़ लीजिए, रीड द डायरेक्शंस एवरीवन। फंक्शन का मतलब बेटा वो उसके जैसे काम करेगी, वो एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा। फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे काम करना। पढ़ ली डायरेक्शंस? फर्स्ट, कैटेगरी आइडेंटिफाई करो और आंसर बता दो। कौन सी कैटेगरी है? क्या लिखा हुआ है? द यूनाइटेड ट्रैक्स, वो लोग जीते, यहाँ पे भी वो जीत गए। कहने से एडिशनल कैटेगरी है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादातर इवेंट्स जीते। स्विमिंग में भी जो टॉप 3 प्लेसेस थे वो अमेरिकन को ही गए। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ।
एडिशनल लाइकवाइज मीन सिमिलरली, कौन सी कैटेगरी है? एडिशन रादर कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी होती है, ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के दोनों आंसर्स। कॉरस्पॉन्डिंगली वर्ड का मीनिंग होता है कि मतलब ये हुआ और ये भी हुआ। कॉरस्पॉन्डिंगली हम तब यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि दो चीजें एक के बाद एक हुई और वो दोनों के दोनों चीजें आपस में एक तरीके से सेम बात को ही सपोर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। मतलब इसका मीनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ की तरह भी यूज करता है, सिमिलरली भी होता है। इक्विवेलेंट टू, इन एक साथ की साथ, राइट, इसको हिंदी में बोल सकते हैं साथ ही साथ। एक बच्चे का डाउट है मैम सेकंड वाला स्विमिंग के बारे में, फर्स्ट वाला ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के बारे में। हाँ, लेकिन दोनों में ही कौन जीते हैं? दोनों में ही अमेरिकन जीते हैं। तो अमेरिकन यहाँ भी जीते यहाँ भी जीते, दोनों बातें सेम हो रही है, दोनों बातों में अमेरिकन की तारीफ हो रही है। इसका मतलब दोनों की कैटेगरी कौन सी है? दोनों की जो कैटेगरी है वो एडिशनल है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मुझे कैटेगरी बताना। कौन सी कैटेगरी? ध्यान से पढ़ के बताओ। हमें शक है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए हमें एक इंक्वायरी करनी चाहिए। हमें शक है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए हमें एक इंक्वायरी करनी चाहिए। वेरी गुड। रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी है। चलो आंसर बताओ। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए, अतः। वाइल जो होता है, ये देयर कौन सी कैटेगरी का होता है? देयर हमारा रीजन और रिजल्ट का होता है। वाइल हमारा एडिशनल का भी होता है और कंट्रास्ट का भी होता है। दो हमारा कंट्रास्ट का होता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली, केवल और केवल ए आंसर। आप लोगों के पास है ना कनेक्टर्स वाली लिस्ट जो मैंने आपको दी थी? कौन कौन से रीजन एंड रिजल्ट के होते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट के होते हैं, कौन कौन से एडिशनल कैटेगरी के होते हैं? टेलीग्राम पे थी, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप शेयर्ड मीडिया पे जाओगे उस टेलीग्राम चैनल के, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको कनेक्टर्स की कंजंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी। कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, कौन सी कैटेगरी की, और आंसर्स दो। वो मुझे बोना बुलाती थी, लेकिन वो उतना ही लंबा था जितनी वो थी, कहने से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है। ये तीन, she used as
She used to call me tiny while I was at least as tall as she was. She used to call me tiny, however, I was at least as tall as she was. इन सबका मीनिंग क्या होता है? हालांकि। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी, सारे के सारे सही हैं। समझ में आए वाला पैटर्न एवरीवन? कनेक्टर्स में अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने कनेक्टर्स के, आपको पूरी पूरी लिस्ट दे दी, अब तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगला डायरेक्शंस पढ़ लो। फर्स्ट, हाँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट। चलो, ये है हमारे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई थी, ये बहुत सारे आइडियल्स को प्रमोट करती है। अगर जिनको रियलाइज किया कर लिया गया, जिनको अगर रियलाइज कर लिया गया, तो कहने से आइडियल्स प्लूरल है, तो इट तो नहीं आ सकता, इट तो नहीं आ सकता, ये ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। आइडियल्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ इट नहीं आता। चलो, तो ये चला गया। क्या हम यहाँ पे कोई सजेशन दे रहे हैं कि इन आइडियल्स को कुछ रियलाइज करना चाहिए? इन आइडियल्स को कुछ रियलाइज करना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। हालांकि रियलाइज कर लेना, क्या ये कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि हालांकि रियलाइज नहीं, ये कंडीशन बता रहे हैं कि अगर इनको रियलाइज कर लिया गया तो क्या होगा, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कहने से कंडीशन है ये, तो एक कंडीशनल सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? कंडीशनल सेंटेंस आएगा। तो कौन सा है कंडीशनल सेंटेंस? डी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो है बहुत सारे आइडियल्स को सजेस्ट करती है, अगर इनको रियलाइज कर लिया गया तो ये जो है हमारे डिक्लाइनिंग एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैम कुड आएगा, विच इफ रियलाइज्ड कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म अ डिक्लाइनिंग एजुकेशन सिस्टम। ये बेटा एक तरीके से ना, जस्ट 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे कैन नहीं कुड आएगा, राइट। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट, ये ना कुड नहीं है, कैन सही है। ये ना पैसिव वॉइस, अगर आप देखोगे ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट ही है। ये शॉर्ट फॉर्म है इस चीज की। इफ दे आर रियलाइज्ड को शॉर्ट में लिखा हुआ है इफ रियलाइज्ड। इफ दे आर रियलाइज्ड को शॉर्ट में लिखा हुआ है इफ रियलाइज्ड। तो ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट ही है, ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो दिस इज पैसिव वॉइस। तो इसलिए यहाँ पे कैन में कोई गलती नहीं है। अगर इनको रियलाइज कर दिया गया तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। इस बात को समझाते हैं, एक मिनट। देयर इज अ टास्क which if done can give you wonderful results.
अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये इफ डन पास्ट नहीं है, ये क्या था, इफ इट इज डन की शॉर्ट फॉर्म थी। इफ इट इज डन पैसिव वॉइस की ये शॉर्ट फॉर्म थी। तो ये टेंस तो प्रेजेंट ही था, ये टेंस तो प्रेजेंट ही था, ये टेंस पास्ट नहीं था। क्या आप समझ में आ गया? सिर्फ ओमिट कर दिया था इट इज, छुपा दिया था, हाइड कर दिया था। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी बेटा वही है, ग्रामर के कोई है। का क्वेश्चन है एक तरीके से। इसको ना फ्रेजल वर्ब से कर सकते हो। एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, रेप्यूटेशन को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको पूरा करना। कौन सी फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उम्मीदें पूरी करना? सबसे पहली चीज तो ये कि एडहियर के आगे टू आता है, बाय नहीं आता। तो सी और डी तो वैसे ही नहीं हो सकते। एडहियर टू का मतलब क्या होता है? फॉलो करना किसी चीज को, बिलीव करना और किसी चीज को फॉलो करना, उसको बोलते हैं एडहियर टू। बिलीव इन एंड फॉलो समथिंग। तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। लिव बाय का कोई सेंस नहीं है, लिव अप टू होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लिव अप टू का मतलब क्या होता है? फुलफिल एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एक माइनर स्केयर मतलब थोड़ा सा डर पैदा हो गया था फ्यू पॉजिटिव केसेस का, उसके लिए शुरुआत में टूर्नामेंट के जो टूर्नामेंट है उसने एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया कि जिस किसके लिए कि वो अपनी एक्सपेक्टेड अपनी रेपुटेशन जो है उसकी मास एंटरटेनर की, उसको वो फुलफिल कर सके। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर। कोई डाउट किसी को? एडर का मीनिंग होता है फॉलो करना, तो टूर्नामेंट ने मतलब पूरे पूरे टूर्नामेंट ने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस क्यों आएगा बेटा? किसी के द्वारा कोई काम थोड़ी ना हुआ है, टूर्नामेंट ने ही एक प्रोटोकॉल बनाया है, तो एक्टिव वॉइस आएगा। पैसिव वॉइस तब आता है जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। नेक्स्ट, डी वाला कैसे हो सकता है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए कुछ तो लगाओगे, V1 + ing लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, कोई प्रपोजिशन लगाओगे, कुछ तो लगाओगे, कुछ लगा हुआ ही नहीं है।
बी वाले महापापी है। बी वाले बच्चों ने बहुत बड़ा पाप किया। नाउ द फैक्ट, ये जो सच्चाई है ये चलो सब्जेक्ट है, दैट से एडिशनल इंफॉर्मेशन लग गई। इस फैक्ट को कहां दे रखा है आगे, यहां से एक क्वेश्चन शुरू हो गया। इस सब्जेक्ट की वर्ब का है, इस सब्जेक्ट की वर्ब का है। कोई भी सब्जेक्ट अपने वर्ब के बिना कभी नहीं आ सकता। दैट के बाद तो बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दैट से, हु से, विच से, प्रपोजिशन से, इन सब से तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। तो यहां से लेकर यहां तक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस फैक्ट की सब वर्ब का है। द फैक्ट दैट, ये सेंटेंस क्या कंप्लीट है, इसको ऐसे समझ लो चलो। द फैक्ट दैट आई एम अ गुड बॉय, व्हाट डज दैट मीन। क्या ये सेंटेंस सही है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये सवाल है, इस बेचारे फैक्ट की वर्ब कहाँ है? हाँ बिल्कुल सही बोला, इज आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वर्ब आएगी। किसी भी सब्जेक्ट के पास उसकी वर्ब का आना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट के पास उसकी वर्ब का आना जरूरी है। वर्ब के बिना कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट की वर्ब ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बी आंसर नहीं हो सकता। बी कैन नॉट बी द राइट आंसर। क्या समझ में आया सभी को? अब देखो, अब जो बाइडेन और कमला हैरिस जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इस चीजों के साथ क्या मतलब है इंडिया के लिए और आगे रिलेशंस का क्या सेंस है? आंसर इज ऑप्शन नंबर। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट होगा, हमेशा उसकी वर्ब आएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको एरर रिडक्शन क्लास में बहुत बार बताई है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद से दे सकते हो, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रपोजिशन से दे सकते हो, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म से दे सकते हो, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन V1 प्लस ING से दे सकते हो, आप दैट से, हु से, विच से, इन सब से किसी से भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। यू कैन गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दैट। कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, नाउ विल डू अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रेडी एवरीवन फॉर आरसी? सभी लोग तैयार हैं आरसी के लिए? चलो पहला स्टेप क्या होता है किसी भी, पहला स्टेप होता है हम सबसे पहले क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। मैम ये क्वेश्चंस छोड़ो, हमें ये बताओ बच्चा किसका है एंड व्हाई इज ही वीपिंग। बाकी सारी बातें बेकार है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस क्लास का। मैम प्लीज टेल अस द आंसर। शैल वी फोकस हियर? यहाँ पे फोकस कर ले। सिर्फ 20 मिनट बचे और एक रीडिंग कॉम्पिटिशन कंप्लीट करना है। चलो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड मार्क कीजिए। व्हाट इज द कीवर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन। चलो boom in planting, right? Next question, keyword Roni Mir, right? Next question, क्या कोई कीवर्ड है? Is there any keyword in the next question? नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्लान का सिनोनिम बताना है, यहीं पे बता दो प्लान का सिनोनिम।
प्लैंक, आपने देखा है किसी भी बैंक के आगे ऐसे प्लैंक होता है, यहाँ पे सीढ़ियां होती हैं, यहाँ पे प्लैंक होता है। तो प्लैंक क्या करता है किसी चीज को? प्लांटिंग ट्रीज जो है एक प्लैंक बन गया है। तो प्लैंक का मीनिंग क्या हो गया? ऑप्शंस को रीड कीजिए और आंसर बताइए। अच्छा, किसी की मेहनत का कोई नारा होता है क्या? मुझे एक बात तो पहले ये बताओ, मेहनत का कोई नारा होता है क्या? एफर्ट्स का कोई नारा हो सकता है क्या? स्लोगन को कैसे आंसर मार्क कर सकते हैं? कंट्रीज की जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज की, उसकी पॉलिसी क्या बन गई है कि वो ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, उसकी अप्रोच क्या बन गई है कि वो ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। आंसर क्या है? बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन, इम्प्लीकेशन का सिनोनिम बताना है। इसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है? इसका कुछ इम्प्लीकेशन होगा। इम्प्लीकेशन मीन्स इट ऑल्सो हैज इम्प्लीकेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका एक इम्प्लीकेशन भी होगा। किस चीज को लेके इम्प्लीकेशन होगा? क्लाइमेट चेंज को लेके इसका इम्प्लीकेशन होगा। पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। सिग्निफिकेंस बेटा नाउन है। इफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के लिए, सिग्निफिकेंस बैक पड़ेगा उसे। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, सारे के सारे वर्ड्स क्या है? नाउन है। ग्राउंड का मतलब तो होता है रीजन। इसका मीनिंग क्या होता है? रीजन होगा। तो रीजन नहीं, इम्पैक्ट पड़ेगा। रीजन की बात नहीं कर रहे, कारण की बात नहीं कर रहे, रिजल्ट की बात कर रहे। इम्प्लीकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिजल्ट पड़ना। आगे टाइटल सिलेक्ट करना है। अब टाइटल के लिए तो हमें पैसेज को रीड करना पड़ेगा। चलो, अब आ जाते हैं आरसी पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले स्किम कीजिए। My sister-in-law has come to live with us, so it's her child. He's my nephew. Happy now? अब चैन से सवाल कर पाएंगे।
चल क्या बात हुई है? ड्राई कंडीशंस बढ़ जाती है वो कम हो जाएगी। जो तेजी से जो बारिश हो रही है, ये फाइंडिंग्स किस चीज पर बेस्ड है कि ये पैटर्न्स पर बेस्ड है। रीजंस बिल्कुल क्लियर है कि फॉरेस्ट किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं हवा के साथ। प्लांटिंग ट्रीज एक पॉलिसी बन चुकी है बहुत सारी कंट्रीज की जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने बोला कि यूके कोशिश कर रहा है कि वो 30 मिलियन नए साल हर साल उगाएगा, प्लांट करेगा बाय 2025। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे उसके साथ पिक्चर लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना। ठीक है, हैप्पी? और कोई हुक्म आप लोगों का? नंबर ऑफ स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज ने बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, जो अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ उगाएंगे तो जिससे होंगे। ऑथर्स ने मॉडल यूज किए कि फॉरेस्ट कवर अगर चेंज हुआ तो बारिश कैसे चेंज होगी। रिसर्चर्स को पता चला कि अगर 20% फॉरेस्ट बढ़ाते हैं तो बारिश ज्यादा होगी विंटर्स में और कोस्टल रीजन्स में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लोकल रेन के साथ साथ डाउन विंड भी होगी, मतलब हवाएं भी चलेंगी। आगे पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। आप लोगों के जितने भी मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर डाउट्स है ना, मैं एक सेशन रख लूंगी, आपको जो डाउट पूछना हो पूछ लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करिए। अगर हम दोनों इम्पैक्ट्स को साथ में लें जो टीम ने डिस्क्राइब किया, उनको क्या पता चला कि जो बारिश है वो बढ़ गई। ये एक बहुत अच्छी रिसर्च है, इसके इम्प्लीकेशंस भी हैं क्लाइमेट चेंज में। सबसे ज्यादा खतरनाक क्लाइमेट चेंज जो हुआ वो क्या हुआ कि गर्मियों में बारिश कम हो गई जो एक्सपेक्टेड थी। हमारी स्टडी के हिसाब से अगर हम पेड़ फॉरेस्ट बनाते हैं तो बारिश ज्यादा होगी, इसलिए फॉरेस्टेशन बहुत हेल्पफुल होगा अगर हम क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स को करेंगे। समझ में आया सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। अगर प्लांटिंग बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं निकलना चाहिए। घोटाला मत करना। चलो, पहला लिखा हुआ है लोकल रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी अगर प्लांटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो। कहने से बारिश ज्यादा होगी, पूरे पैसेज में लिखा हुआ था अगर प्लांटिंग बढ़ाएंगे तो बारिश ज्यादा होगी। लोकल रेनफॉल ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी। डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डाउन विंड हो जाएगी, मतलब नीचे के एरियाज की तरफ ज्यादा विंड फ्लो करेगी। विंड नीचे के एरियाज की तरफ ज्यादा फ्लो करेगी, डाउन विंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ए, बी एंड सी। बारिश ज्यादा होगी, विंड के डायरेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और बारिश बहुत ज्यादा होगी अगर हम प्लांट्स
उसको देंगे। रोनी मायर के हिसाब से क्या चीज ट्रू है, तो आपको इसके हिसाब से बताना है। रोनी मायर के हिसाब से क्या चीज है जो ट्रू है। चलो, रोनी मायर हमें कीवर्ड कहाँ मिला था? वेयर वॉज द कीवर्ड रोनी मायर? ये रहा, चलो पढ़ लो। पढ़ लिया? हैज एवरीवन रेड इट? यस, चलिए आंसर दीजिए। हाँ, विंटर्स लिखा हुआ बेटा, पैसिफिक में भी विंटर्स ही लिखा हुआ था, स्पेशली इन विंटर्स लिखा हुआ था विंटर्स ही। ये देखो, एक बच्चे का डाउट है, पहले उस बच्चे का मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। स्पेशली इन विंटर। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर। रोनी मायर ने क्या बोला? बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना, घोटाला मत करना। क्या क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे? फॉरेस्ट उगा दिए तो क्लाइमेट चेंज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके इम्पैक्ट्स, या कम हो जाएंगे? सदर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप में समर्स में रेनफॉल कम होगी, बोला था उन्होंने क्या? अगर हम यूरोप के सदर्न पार्ट्स देखें तो समर में रेनफॉल कम होगी। चलो अगली बात, फॉरेन फॉरेस्टेशन से क्या हो जाएगा? डाउनफॉल हो जाएगा। डाउनफॉल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बारिश। तो अगर प्लांट्स उगाएंगे तो बारिश होगी। डाउनफॉल इज सिमिलर टू रेनफॉल। आंसर क्या हो गया? समझ में आ रहा है? आप लोगों ने देखा एक शब्द से कितना चेंज हो गया। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एक को आंसर मार्क कर रहे थे, लेकिन एक घोटाला था इसमें। क्या घोटाला था? स्टॉप लिखा हुआ था, तो इसलिए ए आंसर नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जब भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो सिर्फ वर्ड मैचिंग नहीं करनी होती। यहाँ पे लिखा हुआ था क्लाइमेट चेंज को वो कम करेगा, अडाप्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ यस, विच सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जो ओनली शब्द होता है ना, सबसे ज्यादा घोटाले करता है। सिर्फ यूरोप में ही ये पॉलिसी है। ट्रू। ऑथर के हिसाब से ये पूरी तरीके से बैलेंस कर लेगा। एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली। घोटाले वाले शब्द लिखे हुए जो वो है, जो मॉडल ऑथर ने यूज किया पता करने के लिए कि फॉरेस्ट कवर से रेनफॉल इंपैक्ट होती है नहीं होती, क्या वो ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है? इसके लिए मुझे कीवर्ड देखना पड़ेगा, क्या वो ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है? कौन फॉल्स हो गए? विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? ए और बी दोनों फॉल्स है, सी वाला ट्रू है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन
बहुत ध्यान से करना, इस वाले आंसर में घोटाला मत करना, आपको इस पैसेज का टाइटल बताना है। व्हाट इज द टाइटल फॉर द अबव पैसेज? व्हाट इज द टाइटल फॉर द अबव पैसेज? इस पैसेज का टाइटल क्या है? टाइटल वो होता है जिसमें पूरे पैसेज को आप बता पाओ। टाइटल कभी भी कोई एक जनरल बात का नहीं होता, टाइटल वो होता है जिसमें आप पूरे पैसेज को बता पाओ। तो ऐसे कौन सी लाइन है जिससे आप पूरे पैसेज को बता पा रहे हो? ध्यान से पढ़ के, घोटाला मत करना। पूरा पैसेज किसके बारे में? पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, अगर हम पूरे पैसेज को देखें तो पूरा पैसेज किसके बारे में? कंप्लीट पैसेज इज अबाउट व्हाट? पूरा पैसेज यूरोप के बारे में। यूरोप के भी किस चीज के बारे में है पूरा पैसेज? कि अगर हम पेड़ उगाते हैं तो कैसे बारिश बढ़ जाती है, पेड़ उगाने से कैसे हम क्लाइमेट चेंज से डील कर पाते हैं, पेड़ उगाने से कैसे बारिश बढ़ जाती है, पूरा का पूरा पैसेज इस बारे में है। तो इस पैसेज का टाइटल क्या होगा? टाइटल वो चीज होती है जो पूरे पैसेज को एक्सप्लेन कर दे कुछ शब्दों में। आंसर इज ऑप्शन नंबर। कोई डाउट किसी को? सो वी हैव डन मोर देन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पोल नहीं दिया, अदरवाइज हमने आई थिंक 26 या 27 क्वेश्चंस आज पूरे सेशन में किए हैं। मजा एवरीवन। बेटा वोकैबुलरी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू रीड वोकैबुलरी एवरी डे, 15 to 20 मिनट्स या 20 to 25 मिनट्स आपको वोकैबुलरी रोज पढ़ के वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी बात, 1:30 अब हम मिलेंगे अपनी अचीवर सीरीज के साथ। आज आप लोगों को पता है कल जो हमने एक मॉक टेस्ट किया था उसका पार्ट 2 है आज। कल हमने पार्ट 1 में है, उस वजह हम मिलेंगे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास के साथ। ठीक है, इसमें सब कुछ है बेटा, ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 3000 वर्ड्स, 220 वर्ड्स, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट हो गई, इसके बाहर से कोई वर्ड नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू रीड इट एज सून एज पॉसिबल। बेटा अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, अमेजन पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बट फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? आई होप नहीं है। बेटा वर्ड पार मेड इजी की प्रॉब्लम ये है, वर्ड पार मेड इजी में सिर्फ कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। आप देखोगे ना वर्ड पार मेड इजी में, उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको 3000 वर्ड्स की लिस्ट नहीं मिलेगी। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक बुक, वो एक बहुत स्पेसिफिक बुक है। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करती हूँ तो हमारे पास सारी चीजें आती हैं हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में। हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में ईडियम्स भी आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं, हमारे फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं, तो वो सारे के सारे आपको नहीं मिलेंगे वर्ड पार मेड इजी में। चलिए, सो दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। ये रहा आज का फाइनल लीडर। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and